Hello everyone, welcome to the fast track discussion of CA Final SFM Securities Valuation Part 1. Part 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे dividend based valuation of the equity shares. Just to give you the overview of syllabus, जो जिस तरीके से जो flow हम लोग maintain करने वाले discussions का for the fast track, we will start with first हमारे syllabus में we have securities first, right? Securities के दो parts हैं, एक है analysis and then we have valuation, right? So analysis एक theoretical chapter है जो हम separately discuss करेंगे, but valuation के बाद में discuss करेंगे. Ideally analysis is first, then valuation, but हम लोग for the understanding purpose valuation से start करें, then we will move into the analysis part जब हम theory discuss करेंगे. In valuation we have different types of securities. We have bonds, preference shares and so on. Right issues का भी discussion है valuation में. यहां पर स्पेसिफिकली हम लोग फोकस करने वाले हैं पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो में इक्विटी वैल्यूएशन. ओके, इक्विटी की भी वैल्यूएशन तीन तरीके से हो सकती है. पहला तरीका है डिविडेंड बेस्ड, दूसरा तरीका है अर्निंग बेस्ड, तीसरा तरीका है कैश फ्लो बेस्ड. हैंड राइटिंग की तरफ बहुत ध्यान मत दो, हैंड राइटिंग मेरी खराब है, सो उसके साथ ही चलाना पड़ेगा. अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. अब हम सीए फाइनल में आ चुके हैं, राइट? सो अगर वर्ड दिख रहा है तो आपको मानना पड़ेगा कि यस दिस इज द डिविडेंड एंड सो ऑन. सो उसके बारे में बॉदर मत करो, जानबूझ के मैंने पहले ही एड्रेस कर दिया सो दैट वो नहीं रहेगी, पढ़ने में नहीं आ रहा है, थोड़ा हैंड राइटिंग खराब है, ठीक है. कॉन्सेप्ट की तरफ फोकस करना है हमें. अब यहां पे देखो, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, उसका मैं कंपनी का डायग्राम बना देता हूं. दिस इज योर कंपनी से एबीसी लिमिटेड, ठीक है. अब एबीसी लिमिटेड अपने बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स कहां से, क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं. तो पहला इक्विटी, राइट, देन लोन, देन थर्ड सोर्स इज लोन के ही फॉर्म में बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. सो लोन इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एंड डिबेंचर्स. सो हमारे सिलेबस में वी हैव डिस्कशन ऑन बॉन्ड्स वैल्यूएशन, इक्विटी वैल्यूएशन एंड लोन वैल्यूएशन वाला पार्ट नहीं, लोन इज अ सेपरेट डिस्कशन. कैपिटल वाला चैप्टर अभी नहीं, ठीक है. अब ये देखो, ये पूरा फंड जमा करने के बाद में कंपनी उससे बिजनेस रन करेगी, राइट? इस बिजनेस से कुछ रिटर्न निकल के आएगा, ठीक है, अर्निंग. ये अर्निंग को दो पार्ट्स में डेफिनेटली डिवाइड कर सकते हैं, राइट? फर्स्ट इज जो पार्ट बांट दिया, विच इज डिविडेंड. डिविडेंड जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल गया, यानी कि ये, ठीक है. और दूसरा जो कंपनी ने फिर से सोर्स में री इन्वेस्ट कर लिया, इसे हम कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है. दो पार्ट्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग. सो अर्निंग बेस्ड मॉडल जो है ना, ये रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं. डिविडेंड बेस्ड मॉडल जो है ये डिविडेंड के ऊपर फोकस करते हैं. एंड देन वी हैव द कैश फ्लो बेस्ड मॉडल. कैश फ्लो बेस्ड मॉडल, यहां पे बिजनेस करते वक्त कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो जो भी हो रहा था, कैश फ्लो, उसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है. सो तीन टाइप के मॉडल्स है यहां पे जो हमें एक एक करके डिस्कस करने हैं. अब डिविडेंड बेस्ड मॉडल कब यूज करना, अर्निंग बेस्ड मॉडल कब यूज करना और कैश फ्लो बेस्ड मॉडल कब यूज करना. सो डिविडेंड बेस्ड मॉडल उस केस में यूज होता है जब कंपनी काफी मैच्योर हो चुकी हो, जब कंपनी के पास में कोई ऐसा एसेट एक्सपेंशन प्लान नहीं है. तो अब एक कंपनी मैच्योर होगी, ठीक है, 100 रुपया लगा रही है, 10 रुपया कमा रही है, राइट? अब 10 रुपया कमा रही है और 10 रुपया अगर खुद के पास रख भी ले तो वो करेगी क्या उस पैसे का? ना आपके पास में एक्सपेंशन प्लान है, ना आपको और कुछ उसमें करना है, ना आपको कोई कैपिटल इन्वेस्ट करनी है एंड सो ऑन, राइट? सो जब कोई प्लान नहीं है वो कब होता है? जब कंपनी मैच्योर होगी, सारे बिजनेस प्लान स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है. उस पर्टिकुलर केस में ये जो पैसा कंपनी ने कमाया, ये एक्सपेक्टेड है कि कंपनी डिविडेंड में बांट दे, ठीक है. सो मैं बताते वक्त डिविडेंड वाली कंपनी जो है, जो कंपनी ने डिविडेंड बांटना चाहिए, उस कैटेगरी की कंपनी को बोलते वक्त ऐसे बोलता हूं, बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों द्वारा और बुजुर्गों ने बनाई हुई कंपनी इज अ डिविडेंड बेस्ड कंपनी. सो फर्स्ट, कंपनी बुजुर्ग है, दैट इज अ मैच्योर्ड कंपनी. सेकंड, बुजुर्गों के लिए है. ऐसा बोलने का रीजन क्या है ये देखो. पहली बात, आप अपने आप को सोचो, नाउ यू आर लाइक 22, राइट? यहां से आगे और 50 साल की जिंदगी बची हुई है, ठीक है. सो आज अगर कंपनी में इन्वेस्ट करते हो किसी भी, आपके पास में काफी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है और आपके पास में एक
से कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी ए के पास में कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है, उसमें जो भी पैसा लगाओगे वो डिविडेंड के फॉर्म में वापस मिल जाएगा। मतलब अगर ये कंपनी 10% कमाती है, ठीक है, 100 रुपया देने के बाद में 10% अगर अर्निंग होती है तो 100 रुपया 10 रुपया वापस मिल जाएगा डिविडेंड के फॉर्म में। ठीक है, क्या करोगे 10 रुपए का, राइट। ये जो 10 रुपए है ये शायद आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट ना हो अगर वो डिविडेंड के फॉर्म में मिल जाए तो, पर अब सोचो कोई एक बुजुर्ग है जिनकी एज है 80, पर अब उनके पास भी दो ऑप्शन है, या तो एफडी में लगाए, राइट, या फिर इन्वेस्टमेंट करे स्टॉक्स में। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना जिसका रिटर्न, मान लो एक ग्रोइंग कंपनी है जो अभी ग्रो होना स्टार्ट हुई है और उसका बढ़िया रिटर्न आएगा 30 साल बाद में, मतलब 40%, 50%, मान के चलो फिलहाल के लिए 40% एनुअल रिटर्न देगी वो कंपनी, ठीक है। अब ये जो अंकल है जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी 80 एज है, यहाँ पे ऑलरेडी 80 के, वो 80 ईयर्स वाले इंसान के लिए 30 साल बाद 40% का जो रिटर्न है वो कोई मायने नहीं रखता, राइट। शायद बचे भी ना उतने टाइम तक के। इसलिए जो अपनी रिटायरमेंट के बाद वाली एज जी रहे होते हैं उनके लिए प्रिफर्ड है कि वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो डिविडेंड पे आउट दे। मतलब मैं आज 100 रुपए लगाऊं, बढ़िया से 10% का रिटर्न जनरेट करके मेरे हाथ में डिविडेंड आ गया मेरे खर्चे के लिए। वो कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स लाइक 40 साल बाद, 30 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में आप फ्लिपकार्ट को देख लो या कोई भी ऐसी कंपनी जो कि ग्रोइंग स्टेज में, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज है वो ग्रो करेगी तो भी अगर आज वो स्टार्ट हो रही है तो वो एक्सपैंड करेगी, काफी सारे बिजनेस करेगी, एंड देन दैट कंपनी विल गिव यू डिसेंट रिटर्न्स 20 इयर्स के बाद में। लेकिन आज का अगर देखना है तो सिंपल डिविडेंड बेस्ड कंपनी में इन्वेस्ट करना है हमें। सो डिविडेंड बेस्ड कंपनी कौन सी हुई? डेफिनेटली एक मैच्योर कंपनी। सो ऑफ कोर्स अगर कंपनी मैच्योर है तो उसके प्रमोटर्स भी मैच्योर हो चुके रहेंगे, इसलिए मैंने कहा कि बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों द्वारा और बुजुर्गों ने बनाई हुई जो कंपनी होती है दैट इज अ डिविडेंड बेस्ड कंपनी, ठीक है। सो फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड लाइक दैट। इन सिमिलर फैशन वी हैव दिस। फिर आती है अर्निंग बेस्ड। अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन किस कंपनी के लिए किया जाना चाहिए? सी, ये जो तीन मॉडल है ये कॉम्बिनेशन में लग सकते हैं, ये तीन मॉडल इंडिपेंडेंटली लग सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि कौन सा मॉडल कैसे लगाना है, बट देयर इज बेसिक थीम कि कौन सा मॉडल किस केस में लगाना चाहिए। देयर इज बेसिक गाइडलाइन। सो बेसिक गाइडलाइन में पहले मैंने बता दिया डिविडेंड के लिए। अर्निंग बेस्ड कंपनी, अर्निंग बेस्ड मॉडल किस कंपनी के ऊपर लगाओगे? कि जो कंपनी जब पैसा रिटेन करती है वो अगर पैसा रिटेन करे उसके ऊपर और रिटर्न प्रोड्यूस करके देगी, ठीक है। एक एग्जांपल लो, अब कंपनी के पास में इस साल कंपनी ने 100 करोड़ कमाया, ठीक, और कंपनी के पास में 100 करोड़ शेयर होल्डर्स है। एकदम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं जानबूझ के, या 10 करोड़ ले रहा हूं, थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा। 10 करोड़ शेयर होल्डर्स है, कंपनी ने कितना कमाया इस साल? 100 करोड़ कमाया। 10 करोड़ शेयर होल्डर्स है, हर किसी के पास में एक एक शेयर है एग्जांपल के लिए। अब ये कंपनी अर्निंग बेस्ड कैटेगरी में आती है, ग्रोइंग कंपनी जिसके पास में एक्सपेंशन प्लान है और काफी अच्छे अच्छे प्रपोजल्स है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, कोई एक पेटेंट आने वाला है, लाइक दैट। एप्पल एग्जांपल, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, लाइक आईफोन एंड जो एप्पल वॉचेस बेचती है। अब ये कंपनी के ऊपर, ये कंपनी के एंगल से आप सोचो, 10 करोड़ शेयर होल्डर से 10 करोड़ का इस साल प्रॉफिट निकला है, ठीक है। मान लो कंपनी ने डिसाइड किया कि पूरा 100% डिविडेंड में बांट देते हैं, बांट दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी अर्निंग वाली कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन वो कंपनी क्या सोच रही है कि डिविडेंड बांट दो खुश करने के लिए। अब ये 10 करोड़ शेयर होल्डर्स को कितना कितना आएगा? वी ऑल नो, पर शेयर लाइक 10 रुपए। और मान लो 100 करोड़ शेयर होल्डर है तो 10-10 रुपए हर किसी के हाथ में आएंगे। क्या करेंगे 10 रुपए का? चॉकलेट भी नहीं आती आजकल तो, डेयरी मिल्क भी 20 रुपए की हो गई है ना। सो कोई काम नहीं है। उससे अच्छा ये शेयर होल्डर क्या बोलेंगे कि भाई तू रख अपने पास ये 100 करोड़ सारे के सारे, री इन्वेस्ट कर कंपनी में ही, एक्सपेंशन प्लान में इनको इन्वेस्ट कर और उससे हमें रिटर्न प्रोड्यूस करके दे। सो दिस इज द अर्निंग बेस्ड कंपनी। अगर कंपनी के पास में एक्सपेंशन प्लान है देन वी हैव टू गो फॉर द अर्निंग बेस्ड मॉडल, उसका वैल्यूएशन अर्निंग पे होगा, ओके। सो पहला इज द डिविडेंड बेस्ड मॉडल, सेकंड इज द अर्निंग बेस्ड मॉडल, तीसरा कैश फ्लो बेस्ड मॉडल। ये कहां पे लगेगा? कंपनी एकदम बच्चा कंपनी है, अभी अभी पैदा हुई, सारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, यहां इन्वेस्ट करना है, वहां इन्वेस्ट करना है, स्ट्रक्चर खड़े करने हैं, सब करना है कंपनी को, ठीक है। फ्लिपकार्ट वगैरह भी ना कैश फ्लो वाली कैटेगरी में आएगी, बट उसका अलग थोड़ा सा वैल्यूएशन होता है। यहां पे ऐसी कंपनी का इमेजिनेशन करो जो इतनी जस्ट अंडे से निकली हुई कंपनी, ठीक है,
और अंडे से निकली हुई कंपनी में क्या है, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट चल रहा होगा, इतना ज्यादा कैपेक्स चल रहा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर चल रहा होगा इन द इनिशियल स्टेज कि कंपनी का शायद ही कुछ ऐसे बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट वगैरह निकल पाए, ठीक है, क्योंकि इनिशियली सेटअप एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो इनिशियल कंपनी जो है वो कुछ प्रॉफिट नहीं दिखा रही। इनिशियल प्रॉफिट्स जो है वो जीरो के आसपास में या निगेटिव में भी है, और निगेटिव, ठीक है। बट कंपनी के पास में कैश फ्लो बहुत तगड़ा है, ठीक है, बहुत हाई कैश फ्लो, फिर भी प्रॉफिट नहीं आ रहे। ये कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर या इनिशियल सेटअप कॉस्ट का ग्राफ में दे देता हूं। से ये मान के चलो ये हाई है, वैल्यू जानबूझ के नहीं दे रहा, कोई मतलब नहीं रखा उन्होंने उनमें, और ये लो है, ठीक है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी का यहां से चालू होता है और ये देखो ये ऐसे गिरते जा रहा है। ये कंपनी T0 पे खड़ी है, अभी चालू हुई है कंपनी, और धीरे धीरे करते करते ये कंपनी जो है एट टाइम से 5 साल के अंदर उसका पूरा एक्सपेंडिचर स्क्वीज हो जाएगा, जो इनिशियल जो कॉस्ट लगी है ना वो स्क्वीज हो जाएगी, वो कम हो जाएगी और वो काफी कम बचेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक। और ये जो कैश फ्लोज है ना, ये कैश फ्लो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर इसको 5 साल बाद के पिक्चर में अगर देखो तो यहां तो काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, लेकिन यहां से अगर वैल्यूएशन करो, क्योंकि कंपनी इनिशियल स्टेज में, तो यहां पे लॉस दिख रहा है, ठीक है, ये लॉस है। कलर अलग अलग कर देता हूं, ये जो है ये कैश फ्लो है, ठीक। अब यहां पे किसी गधे को भी पूछोगे ना 5 साल के बाद में, वो बोलेगा कंपनी प्रॉफिट में। लेकिन आज अगर डिविडेंड बेस्ड मॉडल लगाने की कोशिश करो तो लग नहीं सकता, क्योंकि डिविडेंड देने की कैपेसिटी में ही नहीं है कंपनी। कैश फ्लो, कैश सरप्लस होगा तब तो डिविडेंड देगी, ठीक है, तो वही नहीं है तो डिविडेंड देने का कोई चांस नहीं है। सेकंड इज अर्निंग बेस्ड मॉडल, अर्निंग है नहीं तो क्या लगाओगे, लगा नहीं सकते, राइट, क्योंकि अर्निंग नहीं है। लेकिन प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है कंपनी का, क्योंकि कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वी विल यूज द कैश फ्लो मॉडल, कि कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है, कैश फ्लो अगर अच्छा है, तो देन वी हैव टू गो फॉर द कैश फ्लो बेस्ड मॉडल्स, ठीक है। सो इज अ क्लियर पिक्चर नाउ कि किस टाइप की कंपनी है, उसके बेसिस पे वी हैव टू चूज कि कौन सा मॉडल लगेगा। अब पार्ट 1 जो है सीरीज का, पार्ट 1 डिस्कशन इज बेस्ड ऑन ओनली डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मुझे आपसे कुछ उम्मीदें हैं। उम्मीदें क्या है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर है, अगर नहीं किया तो एक बार ओवरव्यू ले लो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है, बिना, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक डिस्कशन, इसमें टाइम वैल्यू मैं कवर नहीं कर सकता। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता होना चाहिए। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ग्रिप है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे अंडरस्टैंडिंग है, ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। डिविडेंड बेस्ड मॉडल, अर्निंग बेस्ड मॉडल, कैश फ्लो बेस्ड मॉडल, कोई दिमाग नहीं लगाना है, इतना इजी हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू नो अबाउट कि कहां पे क्या चल रहा है। अगर वो पता चल गया तो खत्म। बट वो पता चलने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मेक श्योर कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिवाइज्ड है, दिमाग में थोड़ा पका हुआ है। अगर नहीं पका हुआ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो यहां से चालू करते हैं डिविडेंड बेस्ड मॉडल। अब डिविडेंड बेस्ड मॉडल में भी कैटेगराइजेशन है, ठीक है। अब डिविडेंड बेस्ड मॉडल में क्या हो सकता है, एक तो 1 होल्डिंग पीरियड, एक ही पीरियड का अज्यूम करके वैल्यूएशन होगा, ये पहला तरीका हो गया। एंड देन मल्टी, ठीक है। हर एक को डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करो, फास्ट ट्रैक में भी डिटेल में समझाऊंगा मैं, बिना कुछ स्किप किए। सिर्फ इलिस्ट्रेशन थोड़े से कम हो जाएंगे, मैं आपको प्रैक्टिस मैनुअल सेपरेटली सॉल्व करके दे दूंगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है ना। यहां पे देखो, पहला है 1 होल्डिंग पीरियड, ठीक है। देन उसके बाद में वी हैव मल्टी होल्डिंग पीरियड मॉडल्स। मल्टी होल्डिंग पीरियड में पहला मॉडल आता है जीरो ग्रोथ, दूसरा मॉडल आता है कांस्टेंट ग्रोथ, और तीसरा मॉडल आता है वेरिएबल ग्रोथ, ठीक है। 1 होल्डिंग पीरियड, मल्टी होल्डिंग पीरियड। मल्टी होल्डिंग पीरियड में जीरो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, वेरिएबल ग्रोथ। जीरो ग्रोथ में
डिविडेंड है ना, ये साल कंपनी ने डिविडेंड दिया 10, और मैंने जिस टाइप की बुजुर्गों वाली कंपनी की बात की, ठीक है, सो जो 10 का डिविडेंड दिया, क्या अगले साल भी कंपनी 10 का ही देगी? जरूरी नहीं है, राइट? हो सकता है 11 का दे, हो सकता है 10% का इंक्रीज करे डिविडेंड, राइट? लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई ग्रोथ ना दे, हर साल 10 10 10 10 वैसे ही चलता रहे। कंपनी का कहानी फिक्स कर दिया उन्होंने कि हाँ इतना % डिविडेंड देना है, अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखना है, एंड दैट्स इट। अगर कंपनी इस मोड में है कि कोई ग्रोथ नहीं देनी है, डिविडेंड हर साल 10 10 10 10 देते जाना है, ठीक है, 10% ले लो या 10 रुपए ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे समझने की बात है। अगर उतना ही दे रही है तो ये आएगा जीरो ग्रोथ में। कांस्टेंट ग्रोथ में मान लो फिक्स है, अजम्पशन लेना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूएशन करना है, 10% हर साल ग्रोथ मिलेगी। ये साल 10 से चालू होगा, 10% हर साल मिलते जाएगी, तो वो मॉडल्स आ जाएंगे कांस्टेंट ग्रोथ में, वो पर्टिकुलर मॉडल आएगा कांस्टेंट ग्रोथ में। और फिर आएगा वेरिएबल ग्रोथ में क्या होगा कि पहले 3 साल 10%, फिर उसके बाद में 12%, ग्रोथ की बात चल रही है यहां पे। फर्स्ट 3 इयर्स 10% और उसके बाद में 12%, ये हो गया वेरिएबल ग्रोथ, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट एक 1 होल्डिंग पीरियड वाले मॉडल से, ठीक है, बहुत ही इजी, काफी बेसिक, कुछ भी नहीं है, मतलब ये चैप्टर ना इतना बेसिक सा चैप्टर है, और आईसीआई ने इसके ऊपर 30-30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हुए, सिक्योरिटीज वैल्यूएशन के 30-40 मार्क्स के क्वेश्चन तक के आए हुए इसके पहले एग्जाम में। सो अगर ये आता है, और अभी भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब वो सब सीन नहीं रहा, अभी तो सारी चीजें फिक्स हो चुकी है कितना % आएगा, बट काफी अच्छा प्रपोर्शन है इस चैप्टर के ऊपर। तो पहले चालू कर लेते हैं हम लोग 1 होल्डिंग पीरियड मॉडल से, ठीक है। सो 1 होल्डिंग पीरियड मॉडल, 1 ईयर इज अजम्पशन कि इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास में 1 साल की ही है, ठीक है। ये है टाइम t0, ये है टाइम t1, 1 साल, ये पूरा का पूरा 1 साल है, ठीक है। हमें निकालनी है P0, आज की प्राइस निकालनी है, और हमें पता है एट T1 कंपनी कुछ डिविडेंड देगी, और हमने अपने वैल्यूएशन मॉडल्स के बेसिस पे कुछ मॉडल्स यूज करके P1 को निकाल लिया है। P1 मतलब 1 साल बाद क्या कीमत होगी वो निकाल लिया है, तो आज क्या पे करना चाहिए वो निकालना है, ठीक है। अब 1 साल बाद किसी को ऐसा लगेगा ना 1 साल बाद क्या कीमत होगी वो अगर पता ही है, ठीक है, तो आज क्या निकलेगी वो भी पता कर लो। तो प्रॉब्लम ऐसी है कि आज की डेट में काफी सारे फैक्टर्स आ रहे होंगे, ठीक है, तो वो प्राइस ऊपर नीचे दिखेगी, पर मुझे तो ये देखना है ना कि फेयर वैल्यू क्या है। तो एवरेजली मुझे पता है कि एट टाइम T1 P1 इज द एक्सपेक्टेड प्राइस, कि हाँ इतना एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कंपनी की कीमत, ये जो शेयर की प्राइस है वो 100 चलेगी पर शेयर, ठीक है, और डिविडेंड जो है वो 10 का आएगा, तो आज की कीमत निकाल लो। अब इसके लिए सबसे पहले हमें ये 100 और 10 इनको डिस्काउंट करके T0 पे लेके आना है, ठीक है, डिस्काउंटिंग करके T0 पे लेके आना है। तो डिस्काउंटिंग करने के लिए रेट लगेगा, फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, रेट बाद में बताता हूं। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, P0 इज इक्वल टू नोटेशंस एज इट इज D1 यानी डिविडेंड उस T1 के ऊपर प्लस 1 प्लस एक रेट है, रेट जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, यहां पे ऐसे छोटा सा लिख देता हूं रेट, देन P1 1 प्लस फिर से एक रेट है, छोटा सा रेट लिख देता हूं। ये रेट कौन सा है? तो ये रेट लेना है हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि कितना मेरा कॉस्ट है कैपिटल के ऊपर, उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन होगा, KE। इसको बहुत सारे अलग अलग नाम दिए हुए सिलेबस में, अगेन एक बार में ना क्या करना, इन सब चीजों में इन्वॉल्व या दिमाग को बहुत खर्चा नहीं करना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटलाइजेशन रेट, KE, ये सब एट द एंड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इतना मेरा कैपिटल का खर्चा है, ठीक है, वो खर्चे से मैं डिस्काउंट करूंगा। अब वो क्यों ले रहे हैं हम, KE क्यों ले रहे हैं, कुछ और रेट क्यों नहीं ले रहे, या और कोई दुनिया में अलग रेट होते होंगे, उन सब का कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है, ये प्रैक्टिकली फास्ट ट्रैक में पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे मान के चलो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट लेना है, रीजन सिंपल कि उतना आपका खर्चा है। P0 अगर है, P0 आज पे करोगे ना आप, प्राइस अगर शेयर खरीदना है तो वो P0
P0 लगाने के बाद में कुछ एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा आपको, तो उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंटिंग होगी। सिंपल, ये फिलहाल के लिए याद रख लो, मान लो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप मान भी लेते हो तो आईसीआई कभी भी आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि केई क्यों लिया, आरएफ क्यों नहीं लिया या और कुछ क्यों नहीं लिया। ठीक है, सो अभी फिलहाल केई के साथ में चलते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिस्कशन और डिटेल में करने की जरूरत नहीं, पीसीसी में सारा कवर हो चुका है। सो यहां पे आई प्रिज्यूम कि आपको पीसीसी का डिस्कशन याद होगा। नहीं है याद, जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो, डिस्क्रिप्शन में डालो, मैं ये समझा दूंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहां से आई, कैसे निकली, सब। ठीक है, अब ये हो गया D1 1 प्लस के और P1 1 प्लस के। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो इसलिए अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता है तो बढ़िया, नहीं पता है तो प्लीज रीविजिट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो ये सिंपली डिस्काउंटिंग चल रहा है, तो मैंने P1 जो है उसको भी डिस्काउंट कर लिया, D1 जो है उसको भी डिस्काउंट कर लिया। मैथमेटिक्स सीपीटी वाला, D1 प्लस P1 वही, ये 10 ये 100, और क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस के। सिंपल, तो पहला फॉर्मूला हमारे पास आ गया है 1 होल्डिंग पीरियड। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब 1 होल्डिंग पीरियड है एक, देन उसके बाद में वी नीड D1 एंड P1 दोनों चाहिए। ठीक है, D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, राइट। ये फॉर्मूला लगाते बराबर आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो जस्ट रैंडम वैल्यूज दे रहा हूं मैं, यही की ले लो, 100 और 10। ये एज सच है ना, एग्जाम के लिए बहुत टेस्टेबल वाला एरिया नहीं है। ठीक है, बट इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, काफी सारे कॉन्सेप्ट डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको बहुत शिद्दत से पढ़ना बहुत जरूरी है। एक कैलकुलेटर निकाल लेता हूं मैं, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या लेना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% ले लेते हैं। ठीक है, 10% वही हो जाएगा, 5% ले लो। ठीक, ये हिसाब से चलते हैं अभी। डिविडेंड 10, प्राइस ऑफ द शेयर 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ही बोलो 0.05। सिंपल, इसका आंसर निकालो, आपको P0 मिल जाएगा। P0 इज इक्वल टू सिंपल 10 प्लस 110, 110 डिवाइडेड बाय 1.05। ठीक है, ये आ गया आंसर 104 रुपए 76 पैसा। ठीक है, सो पहला कैलकुलेशन विच इज बेस्ड ऑन द कांस्टेंट ग्रोथ, सॉरी 1 होल्डिंग पीरियड, बहुत ही इजी। अब इसमें कुछ भी देखो, डिविडेंड, ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाला जो चैप्टर है ना, ये सॉल्व करने के या इनको करने का तरीका काफी सेम है, बेसिक है। ठीक है, तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है कि D1 P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। क्या क्या फैक्टर चाहिए मुझे, D1 चाहिए, P1 चाहिए। अब D1 ऐसा जरूरी नहीं है हर बार डॉलर अमाउंट या रुपीस के टर्म्स में दिया हो, कभी कभी हो सकता है कि D1 आपको दूसरे फॉर्म में दिया हो, है ना, परसेंटेज में दे दिया, तो आपको D1 निकालते आना चाहिए। P1 दिया है, ठीक है, D1 P1 निकाल लिया, और उसके बाद में 1 प्लस के दिया रहेगा। अपनी अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करो, जो जो रिक्वायर्ड है वो स्लॉट में डालो, आंसर निकालो, खत्म। ये रूल सिर्फ इसके लिए नहीं, ये अक्रॉस द चैप्टर पूरे सेक्शन में यही रूल एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन दिखा दो, मैं सिंपली दिखा दूंगा कि बस पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से वैल्यूज उठानी है और पुट करते जाना है। देन नेक्स्ट इज वैल्यूएशन बेस्ड ऑन मल्टी होल्डिंग पीरियड। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन मल्टी होल्डिंग पीरियड, HP। ठीक है, अब ये मल्टी होल्डिंग पीरियड में क्या आता है, पहला है जीरो ग्रोथ, मैंने डिस्कस किया था पहले ही बताया, जीरो ग्रोथ बहुत ही बेकार दिख रही है। जीरो ग्रोथ मतलब ये जो डिविडेंड मिल रहा है ना, वो मिलते ही रहेगा, मिलते ही रहेगा और मिलते ही रहेगा, मतलब जितना टाइम सोच सकते हो वो मिलते ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर ये मिलते ही रहेगा ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो यहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है परपेचुइटी का।
अब ये परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट क्या है, एक शॉर्ट में बता दूं क्या? शॉर्ट में बता देता हूं। अगर आपने एक बैंक को पैसा दिया 100 रुपए, वो बैंक पे करती है इंटरेस्ट आपको 10% के हिसाब से, और वो जो बैंक है वो जिंदगी भर पे करते रहेगी, जिंदगी भर। तो 10 10 10 10 10 ऐसे मिलते रहेगा, है ना? ये आपको मिलेगा, ठीक है, इतना कैश मिलेगा, ठीक। ये है 10% का रेट जो मिलेगा, राइट? और ये आज आपको जमा करना है, ठीक है। परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट इसी से समझा रहा हूं। अभी यहां पे मैंने क्या बोला कि 100 जमा करना है, 10% का रेट है, और ये जो है ना कैश 10 10 10 इनफाइनाइट लिख देता हूं। इनफाइनाइट तो टिकेगा नहीं कोई, लेकिन 70 80 100 साल पकड़ लो, 100 साल 100 ईयर्स, 100 ईयर्स तक के मिलते रहेगा। अब सिंपल है, मान लो कि ये मुझे पता नहीं है, ठीक है, आप ही बैंक में काम करते हो, ऐसे मान के चलो बैंक मैनेजर हो आप, कि 10% का रेट चल रहा है, और हम चाहते हैं कि एक लुक्रेटिव ऑफर के चलते हम हर महीने या हर साल कस्टमर को 10-10 रुपए दे। फाइन, निकालो, आंसर निकालना है कि आपको कितना अमाउंट आज डिपॉजिट में लेना है। आप हर साल 10-10 देना चाहते हो, तो कितना अमाउंट आज डिपॉजिट में लेना है? सिंपल, ये देखो ट्रिक, 10 लो, डिवाइड करो 10% से, आंसर निकालो, मैजिकली आपको 100 मिलेगा, ठीक है। करने की जरूरत नहीं, मुझे तो पहले से पता है, तो करके देख लो आप, आपको 100 मिलेगा। अब मैजिकली 100 मिलेगा ऐसा दिख रहा है, वो कोई मैजिकली वगैरह नहीं मिल रहा है, ठीक है, सिंपल है। ये है कैश, ये है रेट, और ये है आज का डिपॉजिट। पहले साल 100 रुपए डिपॉजिट है, मल्टीप्लाइड बाय 10% का रेट है, आंसर क्या आया? 10। अगले साल भी यही है, मल्टीप्लाइड बाय 10%, फिर से 10, एंड सो ऑन। ऐसा करते जाओगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स से सॉल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा। मैं थोड़ा चले गया था, फुल क्लास हो जाती, लंबा हो जाता डिस्कशन, तो अभी इसको हटाते हैं, यहां पे आ जाते हैं। ये है हमारा कैश जैसे डिस्कस किया, और ये है रेट, ठीक है, रिस्क फ्री रेट, RF, ठीक। उससे आंसर निकल गया हमारा पीवी। पीवी मतलब आज क्या देना है, आज क्या डिपॉजिट करना है, सो दैट यू गेट 10 10 10 10 फॉर लाइफ टाइम। सिंपल। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये करना, ये हरकत, इसको बोलते हैं परपेचुइटी, ठीक है। अब सिंपल परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट डिविडेंड में लगा दो। अब ये ऐसे छोड़ रहा हूं मैं, ये वाला रिजर्व कर लो, ठीक है। अब ये कैश की जगह पे कंपनी बोल रही है हम लोग 10 का डिविडेंड देंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चल रहा है 10% का। सिंपल, स्टॉक का प्राइस आज क्या होना चाहिए? स्टॉक का प्राइस क्या है? स्टॉक मतलब आज वो खरीदोगे ना, कैश फ्लो, जैसे ये डिपॉजिट में जाएगा, डिपॉजिट करोगे तो कैश आउटफ्लो, पैसा दिया 10 मिलते जाएगा, यहां पे बैंक वाले केस में। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे एप्लीकेबल है कि डिविडेंड, आज शेयर खरीदो 100 का, जिंदगी भर 10 का डिविडेंड मिलते रहेगा 10% के हिसाब से। सिंपल। तो फॉर्मूला क्या बना परपेचुइटी का? सिंपल, D1 डिवाइडेड बाय KE। सिंपल, कभी भी कोई भी डिविडेंड ले लो, 2 ले लो, और उसका डिस्काउंट रेट ले लो 5% का, और उसका आंसर निकाल लो, हमेशा आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। आज का इन्वेस्टमेंट वैल्यू P0 मिल जाएगा हमेशा, उसमें कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सो लेके देखो, 2 डिवाइडेड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय, सॉरी 1 पॉइंट या 0.05, आंसर आया 40। सो P0 इज इक्वल टू 40। सिंपल, ठीक है। सो ये फॉर्मूला याद रखो, यहां इलिस्ट्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, ये बेसिक डिस्कशन है, बहुत ही ज्यादा। मैं प्रॉपर कांस्टेंट ग्रोथ के केस में मैं प्रैक्टिस वैल्यू का एक सम करा दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब ये हो गया जीरो ग्रोथ। ये जीरो ग्रोथ का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दिमाग में रखो, क्योंकि ये आगे भी और अलग अलग एग्जांपल्स में काम में आता है। थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो जुगाड़ करने के भी काम में आता है। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कब लगता है, सोचो इसके ऊपर। परपेचुइटी, जीरो ग्रोथ में क्या हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं है, D1 वैसा का वैसा चल रहा है। सो जब D1 दिया हुआ है, तो D1 क्या है, हर साल लाइफ टाइम तक एक कांस्टेंट अमाउंट हमें मिलते जाएगा,
और हमारे पास में रेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज रिटर्न कितना चाहिए आपको, सिंपल, सो डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर निकाल दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, आज आप टाइम t0 पे खड़े हो और 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद एक ऑफर आने वाला है जिस ऑफर के चलते आपको कैश मिलेगा हर साल 100 रुपए, ठीक है। और उस टाइम पे हमें अभी से रेट पता है कि के क्या होगा 7%, ठीक है। तो एट टाइम t3 आप t0 पे खड़े हो, एट टाइम t3 आपको कितना पेमेंट करना है, कितना पे करोगे उस सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी वैल्यू क्या होनी चाहिए, और p0 बोल लो इसको, क्या प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए, सिंपल, रूल हमेशा वही रहेगा, रूल नहीं चेंज होगा। सिंपल, आप 100 को 7% से डिवाइड करोगे, जो भी आएगा वो वैल्यू यहां पे आ जाएगी। बट ये याद रखना कि ये 3 साल बाद की वैल्यू है, आज की नहीं है। तो अगर आज की वैल्यू जाननी है इस p0 की तो 3 साल से डिस्काउंट कर लो, और ठीक है, 3 साल से डिस्काउंट कैसे करोगे, जो भी p0 आएगा उस टाइम पे, तो इसको p0 बोलना गलत है थोड़ा सा, इसको अपन pt3 बोल देते हैं। तो ये जो pt3 आएगा, ये pt3 को आज की वैल्यू अगर निकालनी तो कैसे निकालोगे, सिंपल 1 प्लस के ई टू दी पावर 3, क्योंकि 3 साल है ना। सो इस तरीके से डिस्काउंटिंग हो जाएगी, रेट रखो, बस वैल्यूज रखते जाओ और आंसर निकालते जाओ। दिस इज द रूल फॉर द वैल्यूएशन का चैप्टर। देन नेक्स्ट आता है कांस्टेंट ग्रोथ, ठीक है। अब कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला पहले बता देता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट उसमें जाता है, ठीक है। P0 इज इक्वल टू D0 1 प्लस G डिवाइडेड बाय KE माइनस G, ठीक। फॉर्मूला दिखने में हॉरिबल है, इतना कोई हॉरिबल है ही नहीं, सिंपल, एक टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, सोचते जाओ उसके ऊपर। P0 आज की वैल्यू निकालनी है सिक्योरिटी की, शेयर की, इक्विटी की, ठीक है। P0 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी होगा तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ये D0 है, अगर P0 आज की वैल्यू है, D0 क्या होगा, आज का डिविडेंड, है ना, आज का डिविडेंड, डिविडेंड एट D0, आज का डिविडेंड अगर मुझे पता है D0, तो अगर मुझे D1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमने पहले एक अजम्पशन लिया था जीरो ग्रोथ। तो अगर मैं जीरो ग्रोथ का अजम्पशन लेके चलूं और मैंने आज का डिविडेंड बोल दिया है कि 10 है, तो अगली बार भी D1 पे क्या होगा, 10 ही होगा। D0 पे 10 है तो D1 पे भी 10 ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब मैंने बोल दिया है कि यहां पे 10% की ग्रोथ होगी, तो क्या करोगे, प्लस 10%, पर ऐसे 10% थोड़ी ना करते हैं, 10% मल्टीप्लाइड बाय 10, ये फॉर्मूला को सॉल्व करो, यही करो, तो क्या होगा, 10 बाहर निकल गए, ब्रैकेट 1 प्लस 10%, बस यही तो बोल रहे हैं यहां पे, वही तो बोला ना कि डिविडेंड ले लो, और 1 प्लस 10% क्या था, G, 1 प्लस G, राइट, और D0, सिंपल। वैल्यूज को कैरी कर लो, ये वाली वैल्यूज को, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। और आपको D1 मिल जाएगा, सो D1 आएगा 11 का, दैट्स इट। ऊपर वाला फॉर्मूला समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी। अब नीचे वाला समझते हैं, K क्या है मेरा, K है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो मेरे को रिटर्न रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब ये रिटर्न थोड़ा कॉस्ट फॉर्म में, और ये जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ तो बढ़ते जाएगी, तो ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट आज के हिसाब से कांस्टेंट अजम्पशन में चलती है, ठीक है, कि इतना ही होगा। तो इस रीजन से जब ग्रोथ होगी तो मेरे पास में सरप्लस आएगा, राइट, अमाउंट एक्स्ट्रा भी आएगा, तो वो जो ग्रोथ है वो ग्रोथ एडजस्टमेंट फैक्टर हो जाता है यहां पे, कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है माइनस ग्रोथ, उस ग्रोथ के हिसाब से उस दोनों का एडजस्टमेंट करने के बाद में, दैट इज मान लो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10%, ग्रोथ है 2% का, तो मेरा इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इक्विटी सिर्फ 8% का बचा,
क्यों? क्योंकि हर साल 2% की ग्रोथ भी तो मिलती जा रही है, राइट? सो ये ग्रोथ खर्चा दोनों का एडजस्ट पहले कर लो और उसके हिसाब से वैल्यू निकालो, तो ऑटोमेटिकली आपको P0 मिल जाएगा। ठीक, अब इसके लिए अगर क्वेश्चन करना है तो अब हमारे पास में ऑप्शन है कि हम जाए प्रैक्टिस मैनुअल में। तो प्रैक्टिस मैनुअल में कांस्टेंट ग्रोथ का क्वेश्चन, ये है कांस्टेंट ग्रोथ का क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन एक बार देख लो। एक रूल मैंने समझाया इसका कि पूरा चैप्टर वैल्यू ढूंढने की कैपेसिटी और फॉर्मूला लगाने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखते हैं अपन। द कंपनी हैज अ बुक वैल्यू पर शेयर, ये है बुक वैल्यू। इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15% and it follows the policy to retain 60%। रिटेन मतलब अपने पास रख लेगा, मतलब डिविडेंड कितना हुआ 40% का। इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18%, के ई से मतलब है, ठीक है। व्हाट प्राइस ऑफ द शेयर, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द शेयर टुडे, ठीक है। अब ये देखो, पहला कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर दे दिया, ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी दे दिया 15% का, ठीक। ये 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो इक्विटी है उसके ऊपर रिटर्न कितना निकलेगा, तो ये 137.80, दिस इज 137.80 मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये आ गया अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकला ऐसे ही होगा ना कि कितना कमाया। अर्निंग पर शेयर पहले निकाला होगा तो कैसे निकाला होगा, सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी पहले कैसे निकाला होगा। पता है कि 20.67 का प्रॉफिट आया है और 137.8, यही हिसाब से तो 15% निकला होगा ना, तो सिंपल है। सो दिस इज 137 मल्टीप्लाइड बाय 0.50 रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू 15% का हिसाब से 20.67। देन डिविडेंड, डिविडेंड तो पता ही है, अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%। कैसे आया ये, 1 माइनस रिटेन कितना किया, रिटेन किया 0.60, मतलब 60% रिटेन कर लिया तो बचा हुआ मतलब डिविडेंड में दे दिया, तो 40% डिविडेंड आ गया। तो ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड 8.27। तो मेरे पास में मुझे क्या क्या फिगर्स चाहिए थे, मुझे डिविडेंड चाहिए था, ठीक है। देन मुझे के ई चाहिए, तो के ई मुझे यहां से मिल जाएगा, एंड देन मुझे ग्रोथ भी चाहिए, ठीक है। तो ग्रोथ कैसे निकालना, ग्रोथ इन द डिविडेंड सिंपल है, जो रिटेन कर लिया, याद करो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जो रिटेन कर लिया, जो पैसा कंपनी ने अपने पास में जमा कर लिया, वो जो रिटेन पैसा है उस रिटेन के ऊपर कंपनी कुछ एक ग्रोथ प्रोड्यूस करेगी, किसके हिसाब से, रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से, कि जो भी इक्विटी है, इक्विटी के ऊपर 15% रिटर्न निकलता है, तो जो भी पैसा रिटेन कर लिया, अगर कंपनी ने 100 कमाया है, ठीक है, 100 कमाया, 40 बांट दिया, 60 रख लिया, अब ये 60 जब कंपनी के रिजर्व में जाएगा, वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, उसके ऊपर भी तो रिटर्न आएगा। बस यही जो होता है ना, जो रिटर्न आएगा वो ग्रोथ का रीजन बनता है। ये जो पैसा जमा कर लिया और उसके ऊपर जो रिटर्न निकलेगा वो ग्रोथ का रीजन होगा। तो ये ग्रोथ का रीजन कैसे होगा, देख लो यहां पे कि ये जो 60% है जो रिटेन कर लिया मल्टीप्लाइड बाय 0.15 यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 0.09 आपका ग्रोथ निकल गया, जी निकल गया। मेरा फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड डिवाइडेड बाय के माइनस जी। सो वैल्यूज रखनी है जैसे कि बात हुई थी हमारी। सो डिविडेंड क्या है 8.27 डिवाइडेड बाय के क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, सॉरी 18%, ठीक है, और ग्रोथ 0.09। सिंपल, आंसर निकाल लो एंड वी आर गुड टू गो। सो आंसर है 91.89, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ना डिस्प्यूट ये हो सकता है कि
ये जो निकला है ना, ये एक्चुअली D0 निकला, ठीक है। सो अब ये D0 निकला, D1 निकला, थोड़ा सा अजम्पशन का इशू हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में मान के चलो दिस इज D1 हमारे लिए, एंड D1 के हिसाब से सारे कैलकुलेशन निकलेंगे, ओके। सो ये हो गया, दिस इज योर फर्स्ट लाइक बेसिक फॉर्मूला। देन वी हैव वेरिएबल ग्रोथ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट? सॉरी यार, ये बताना रह गया था। ये जो है ना, यही फॉर्मूला आगे कैसे होगा, D1 जो पिछले इसमें देखा, D1 KE माइनस G, D0 प्लस ग्रोथ इज D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। सेम फॉर्मूला हमने पिछले इसमें लगाया, दैट इज डिविडेंड देन KE माइनस G, सेम, कोई कुछ भी फर्क नहीं दोनों में। अब यहां पे उसके बाद में आता है वेरिएबल ग्रोथ। ठीक, ये वेरिएबल ग्रोथ में ना कॉन्सेप्ट वगैरह का इतना कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है, मतलब फर्क ये है कि ग्रोथ हर स्टेज पे अलग अलग होते जा रही है, वो मेजर प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब डिविडेंड का अमाउंट ही अलग अलग है, तो ये सारे जो कांस्टेंट डिविडेंड, जीरो डिविडेंड का मतलब, जीरो ग्रोथ का मतलब भी तो कांस्टेंट ही हुआ ना। तो डिविडेंड का अमाउंट अगर एक पर्टिकुलर एंगल से मूव करता है तो हमारे पास में ऑप्शन दिए हुए हैं कि हम वैल्यूएशन कैसे करें। जब वेरिएबल ग्रोथ हो जाता है, हर बार अगर वैल्यू अलग अलग होती जाएगी, तो वी डोंट हैव एकदम रेडीमेड फॉर्मूला, तो हमें थोड़ा सा फॉर्मूला को ट्वीक करना पड़ेगा। एक बार टाइमलाइन के थ्रू समझा देता हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें T0 पे प्राइस निकालनी है। ये मेरा है T1, ये मेरा है T2, ये मेरा है T3 और ये मेरा है T4, ठीक है। अब देखो यहां पे P0 निकालना है, P0 क्वेश्चन मार्क। अब T1 पे D1 आएगा, ठीक। D1 में G1 ऐड होगा, G1 ग्रोथ अलग अमाउंट है, मान के चलो 6%, इनिशियल स्टेज है तो 6%। सो ये क्या हुआ, D1 प्लस 6%, फाइन। फिर T2 से T3 के बीच में जो ग्रोथ होगा वो है G2, मान के चलो 7%। फिर अमाउंट चेंज हो गया, ग्रोथ का अमाउंट चेंज हो गया। पिछले एग्जांपल में ग्रोथ कांस्टेंट थी, ठीक है, यहां पे ग्रोथ का अमाउंट चेंज हो गया। ग्रोथ का अमाउंट हुआ 7%, तो D1 प्लस 6% का ग्रोथ प्लस 7% का ग्रोथ, राइट। और फिर T4 पे स्टेबिलिटी आती है, एंड D1 प्लस ये आपका 6% प्लस 7%, देन उसके बाद में कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ से 10%। इसके बाद में ग्रोथ फिक्स हो जाएगी 10-10% से, वो आगे बढ़ते जाएगा। अब यहां पे देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला सिंपल, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको बेटर है कि इलिस्ट्रेशन से समझते हैं, लेकिन एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। डिविडेंड मान के चलो अमाउंट है यहाँ पे 10, यहाँ पे है 11, यहाँ पे है 14 और यहाँ पे है 15, एकदम ही वेरिएबल डिविडेंड है। और इसके बाद में ग्रोथ फिक्स है G, देन डिवाइडेड बाय, ऑब्वियसली आपको बाकी का फॉर्मूला यहां पे समझ में आ गया होगा। T4 के बाद में अगर ग्रोथ कांस्टेंट हो गई तो यहां पे क्या आएगा, KE माइनस G, राइट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं 15 प्लस G KE माइनस G करता हूं तो मुझे PT एट द टाइम 4, P दैट इज प्राइस ऑफ द शेयर एट T4 मिल जाएगा। मेरे पास में PT4 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास में वैल्यूज देखो क्या क्या है, 14 है, 11 है, 10 है, अलग अलग डिविडेंड्स है, और ये PT4 है उस टाइम पे जो मेरा प्राइस है, और ये T0 है, ठीक है। तो सिंपल है ना कि यहां पे अगर मुझे पता चल गया कि PT4 क्या है, तो सबको अगर मैं डिस्काउंट कर लूं, राइट, सबको अगर मैं डिस्काउंट कर लूं तो इसका आंसर जो भी आएगा वो P0 होगा। फिर से घूम फिर के क्या करना है, तो डिस्काउंटिंग करना है। मतलब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सब कुछ है, करना क्या है, तो डिस्काउंटिंग करना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए एक बार समझा देता हूं मैं कि ये PT4 क्या इंपॉर्टेंस रखता है मेरे लिए। तो यहां पे डिविडेंड है, ठीक है, ये मेरा कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो है, ये P0 है। और अगर एट टाइम T4
मैं इस स्टॉक को बेचना चाहूं, राइट, तो मुझे PT4 मिलेगा। मतलब यहां डिविडेंड मिलेगा, यहां डिविडेंड मिलेगा, यहां डिविडेंड मिलेगा, और एट टाइम T4 अगर मैं इसको बेचना चाहूं तो मुझे पूरा PT4 मिलेगा, राइट। सो इसलिए हम सबको कैश इनफ्लो के एक फॉर्मेट में लेके चलते हैं और सबका डिस्काउंट वैल्यू निकाल लेते हैं। दैट्स इट, सिंपल। सो ये कुछ नहीं है, ये डिस्काउंटिंग है अलग अलग डिविडेंड्स की, और एक स्टेज पे जब कांस्टेंट हो जाएगा ग्रोथ, ठीक है, ये ग्रोथ जब कांस्टेंट हो जाएगा तब मुझे एक प्राइस निकालनी है शेयर की यूजिंग कांस्टेंट ग्रोथ फॉर्मूला जो हमने यहां पे देखा था, ठीक है। अब किसी के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आता है कि मान लो ऐसा हुआ ही नहीं, 50 साल और हर बार अलग अलग ग्रोथ है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो छोड़ के आना, क्योंकि 3 घंटा तो सिर्फ कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाएंगे, क्योंकि हर बार के लिए अलग अलग वैल्यूएशन करना पड़ेगा। इसलिए एग्जाम में हमेशा याद रखो एट T3 या T4 ये सेटल हो जाएगा कि उसके बाद में कांस्टेंट ग्रोथ है, ठीक है। जिस पॉइंट के बाद में कांस्टेंट ग्रोथ है वहां पे अपना कांस्टेंट ग्रोथ वाला फॉर्मूला निकाल के वहां की प्राइस निकाल लो, एंड देन वी विल हैव डिविडेंड डिफरेंट, वो सबको डिस्काउंटिंग करके एक जगह पे लाके, दैट इज P0 पे लाके रख दो। डिस्काउंटिंग कैसे करनी है, CA फाइनल के स्टूडेंट तो बहुत स्मार्ट हो डिस्काउंटिंग करने में। सो आप डिस्काउंटिंग कैसे करोगे, सिंपल, मेरे पास में D0 मुझे मिल गया है, डिस्काउंटिंग के लिए हम लोग क्या रिड्यूस करें, KE जमानों से, तो 1 प्लस KE। अब एक साल की डिस्काउंटिंग है तो टू द पावर 1 आएगा, राइट। फिर D1, ये दूसरे साल की डिस्काउंटिंग है, 2 साल की डिस्काउंटिंग है, राइट, तो टू द पावर 2 आएगा। अब D3 शायद यहां दिया नहीं है, एक थोड़ा सा चेंज मैं और एक बार कर दूंगा इसमें, ये फॉर्मूला लगाने में, ये 1 ये D2, ठीक। देन मान के चलो कांस्टेंट ग्रोथ 3rd ईयर से चालू हो जाती है, तो P2 3rd ईयर से कांस्टेंट ग्रोथ मतलब ये T0 पॉइंट है, ये T1 पॉइंट है, तो T0 से T1 यहां तक की एक ग्रोथ थी, तो G1 बोल दिया उसको मैंने, इसलिए D1 अलग आएगा। ये टाइम पीरियड है T2, तो T2 पे मुझे एक डिविडेंड मिलेगा जो कि D2 होगा, ठीक है। सोचो ढंग से, D2, इस T2 पे एक डिविडेंड मिलेगा जिसमें भी एक रैंडम ग्रोथ थी, अलग ग्रोथ थी, तो यहां पे मुझे D1 मिला, यहां पे मुझे D2 मिला, और इसके बाद में इन्फिनिटी ले लेते हैं, ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है, ठीक। अब ये मान लो G ग्रोथ जो है, तो अगर मुझे T2 के बाद में कांस्टेंट ग्रोथ पता है तो मेरे पास में फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। ये जो D2 है जो भी आया होगा उसको पकड़ के उसमें 1 प्लस G ऐड कर दूंगा मैं, राइट, उसको 1 प्लस G करके डिवाइडेड बाय KE माइनस G, तो ये पॉइंट पे मुझे PT2 मिल जाएगा जो आएगा किस फॉर्मूला से, D2 1 प्लस G कांस्टेंट ग्रोथ डिवाइडेड बाय KE माइनस G, सिंपल। यहां तक की पिक्चर क्लियर है। तो ये P2 को पकड़ो, D2 को पकड़ो, D1 को पकड़ो, सबको यहां पे खींच के लेके आओ, आंसर निकल गया। तो इसलिए P2 पे भी 1 प्लस KE टू दी पावर 2 ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमने जब ये माना कि T2 से कांस्टेंट ग्रोथ चालू होती है, ठीक है। T3 से कांस्टेंट ग्रोथ चालू होती तो क्या होता, ये फॉर्मूला अलग हो जाता, सेम फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, T3 पे कांस्टेंट ग्रोथ होती, तो ये सब याद नहीं करना है, ये समझना है ताकि दिमाग पे जोर कम पड़े। दिमाग पे कम से कम जोर पड़ने से बहुत फायदे होते हैं, ठीक है। D3 1 प्लस KE टू दी पावर 3, 3 साल का डिस्काउंटिंग, अब T3 के आगे कांस्टेंट ग्रोथ चालू हो रहा है, तो मुझे T3 पे मैं कांस्टेंट ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगा के मेरा PT3 निकाल लूंगा, तो ये PT3 आएगा D3 1 प्लस G डिवाइडेड बाय KE माइनस G। ये वाले फॉर्मूले से जो भी आया रेसिपी निकलेगा, जो भी आंसर आया उसको डिस्काउंट कर लूंगा, 1 प्लस KE टू दी पावर 3, सिंपल, और उसको खींच लो, आंसर निकल गया। ये बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है, कोई कंजूसी नहीं करता है इंस्टीट्यूट, पूछने में भर भर के आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर है वेरिएबल ग्रोथ, ये आपका वेरिएबल ग्रोथ वाला क्वेश्चन, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, एक सेकंड। ये एनुअल डिविडेंड
एक्सपेक्टेड ग्रोथ 20% फॉर नेक्स्ट 2 years एंड 10% देयर आफ्टर। एकदम बराबर क्वेश्चन है हमारे लिए। सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी इन्वेस्टर इज 15%। कंप्यूट द करंट प्राइस एट विच इक्विटी शेयर शुड सेल, दैट इज एट द एंड ऑफ P0 निकालना है, ठीक है। तो वो बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये देखो क्लियर इंडिकेटर्स है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन से जोन में जाना है। ये बोल दिया ग्रोथ जो है पहले 2 साल तक के 20% रहेगी और उसके बाद में 10% जाएगी देयर आफ्टर, मतलब कांस्टेंट ग्रोथ आफ्टर 2 years, ठीक। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया हमारे पास में है 15%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सब गोल घूम के एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रिटर्न इन्वेस्टमेंट अलग है, वो अलग हो गया। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये देखो 15% ये मेरे पास में, तो मेरे पास में लगभग जो जो मुझे रिक्वायरमेंट्स है वो सारी मिल गई। हम लोगों ने क्या किया था, 1 + KE टू दी पावर 1 और 1 + KE टू दी पावर 2, ये थोड़ा फॉर्मूला लिखा था हमारे पास में। एग्जाम में भी यही होगा, एग्जाम में भी ना ये वैल्यूज मिल जाएगी। सो ये डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंट रेट ऑलरेडी आपको मिल गया है, ठीक है। सो सिंपली अब यहां पे क्या करना, याद रखना ये डिस्काउंट रेट ना 1 डिवाइड, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूं, 1 + KE टू दी पावर 1, ये जो है ना इसका आंसर है ये, ठीक है। इसका आंसर है 1 / 1 + KE टू दी पावर 1 का आंसर ये वाला पार्ट है। सो जब D1 डिवाइडेड बाय ये कर रहे थे, D1 डिवाइडेड बाय 1 + KE कर रहे थे, तो दिस इज लाइक योर 1 मल्टीप्लाइड बाय, राइट। सो ये वाला जो नीचे का हिस्सा है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। सो सिंपली फिर आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। सो 1 + KE से डिवाइड करने के बजाय अगर डिस्काउंट रेट प्रोवाइड कर दिया तो इससे डिविडेंड को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर वही आएगा, सिंपल सेम आंसर आएगा। अब यहां पे देखो डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड जो है 4 पहले मिल गया है, तो मेरे पास में पहली इंफॉर्मेशन है D0 पे डिविडेंड मिला है 4%। फिर उसके बाद की मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 10% की ग्रोथ है, 10 नहीं यार 20% की ग्रोथ है, ठीक है। 20% की ग्रोथ D1 पे क्या मिला 4.80, फिर D2 टू दी पावर 2, क्यों ऐसे, तो 1.20 मतलब 20% की ग्रोथ टू दी पावर 2 करो तो आंसर आएगा 5.76। ये करो, या मेरा तरीका पता है बेटर क्या है कि पहले साल का पता चल गया ना 4.80, अब इसको फिर से एक बार 1 + G कर दो, सिंपल, दैट इज 1.20, तो सेम ही आंसर आएगा, यही आएगा, ठीक है। सो D0 ग्रोथ ऐड करो, D1 मिलेगा, फिर ग्रोथ ऐड करो, D2 मिलेगा, ठीक है। एक बार करके देख लेना अगर शक हो मेरे पे तो, ठीक है। 1 + G 0.20, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। फिर आता है D3 के लिए वी हैव 4 × 0.20 प्लस ग्रोथ फिर से, पर वो ग्रोथ अब 0.10 है। ये ना करते हुए अगर मैं ऐसे भी कर लेता ना, ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इसको फर्दर कॉम्प्लिकेट ना करते हुए, सो दैट वो हमारे पुराना जो फॉर्मूला है कांस्टेंट ग्रोथ वाला उसके साथ में मैच करे, तो मैं D0 जो है D0 1 + G डिवाइडेड बाय KE - G टू दी पावर 2, ये वाला जो पार्ट है, सॉरी गलत हो गया, ठीक है। ये टीवी निकालना है, टीवी निकालते वक्त सिर्फ इतना सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ठीक है। टीवी निकालते वक्त मैं अगर D2 1 + G डिवाइडेड बाय KE - G अगर कर लो ना तो भी तो आंसर वही मिलेगा, बट एट द एंड कहानी वही है, ठीक है। अब D3 निकाल ले रहे हैं यहां पे, सो मेरे को काम था ही D3 का। D3 कैसे निकालने वाला, D2 + 1 + G, सिंपल। तो यहां पे क्या किया हमने, ये देखो टीवी निकाला, पहले सबसे पहले टीवी निकाला, तो मेरे पास में D3 अवेलेबल था, दैट इज दिस इज D0 1 + G। D0 मतलब नॉट यहां का D0, T2 का D0। सो टाइम जो है ना T2 पे जो भी डिविडेंड की वैल्यू होगी वहां पे ग्रोथ ऐड करनी है, तो ये T3 की वैल्यू हो गई, ठीक है। सो मैंने T3 की वैल्यू ले ली यहां पे। देन उसके बाद में कांस्टेंट ग्रोथ है 10% का, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी मुझे पता है 15% की, तो 15 - 10%,
आंसर क्या आया 1.26.72 सॉरी 126.72। अब यहां पे टीवी जो है 126.72 एकदम क्लियर है, इसको डिस्काउंट कर लो। फिर D2 का डिविडेंड है उसको डिस्काउंट कर लो, और D1 का डिविडेंड है उसको डिस्काउंट कर लो। सिंपल, वैल्यू पकड़ो डिस्काउंट करो, वैल्यू पकड़ो डिस्काउंट करो, दैट्स द रूल। कोई डिफिकल्टी नहीं है यहां पे। सो वेरी इजी। और डिस्काउंट करने का यहां पे क्या है सीन, या तो ये कर लो, ठीक है, इग्नोर करो फिलहाल के लिए डिस्काउंट वैल्यूज को। सो सिंपली अपना अपना जो है पता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लो, एक वैल्यू मिल जाएगी। अगर डिविडेंड डिस्काउंट रेट पहले से प्रोवाइड किया हुआ है तो इसका मतलब ये जो है ना 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 ये वाला जो है ये आंसर ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये हो गया आपका 0.8696। तो ये आंसर आता है इतने सेक्शन का, ठीक है। तो 0.8696 मल्टीप्लाई करो 4.80 के साथ में, देन 2 साल का डिस्काउंटिंग मल्टीप्लाई करो, फिर 2 साल का डिस्काउंटिंग 126.27 पे मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा वो है आपका P0। इतने में बेचेंगे, सिंपल, वेरी इजी। अब ऐसा ही 3 साल के लिए दिया जा सकता है, ऐसा ही 4 साल के लिए दिया जा सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये था पूरा का पूरा डिस्कशन ऑन द डिविडेंड मॉडल। अब ये याद रखो, ये ऐसे सिमिलर वाले ना क्वेश्चन एक बार कर लेना, और ये वाले चैप्टर में या ये वाले सेक्शन में ये तो हाईली टेस्टेबल एरिया है, यहां पे गलती एक ही जगह होती है, ठीक है, और वो जगह है कि ये जो है ना ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ मतलब कांस्टेंट ग्रोथ। कांस्टेंट ग्रोथ किस मूवमेंट से लेनी है, किस मोमेंट पे लेनी है। तो हमेशा याद रखो टाइमलाइन से सोचना है कि D2 पे डिविडेंड मिलेगा उसका डिस्काउंटिंग, D1 पे डिविडेंड मिलेगा उसका डिस्काउंटिंग, D2 पे डिविडेंड मिलेगा इसका डिस्काउंटिंग। अब D3 से अगर कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है तो D3 पे जो डिस्काउंट मिलेगा वो तो D2 से D2 और D3 के बीच वाला डिस्काउंट होगा, है ना, ग्रोथ होगा। तो वो D3 का डिस्काउंट करके अलग से पहले ले लो, जमा कर लो अपने पास में, और D3 पे खड़े होके जिस पॉइंट के बाद से कांस्टेंट ग्रोथ चालू हो रहा है उस पॉइंट के बाद से कांस्टेंट ग्रोथ फार्मूला अप्लाई करके चलना है, हमेशा याद रखना। इसका 1-2 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस कर लिया तो भी हो जाएगा। सो यहां तक की कहानी थी हमारी डिविडेंड बेस्ड मॉडल्स की, ठीक है। फिर इसके बाद चालू होता है अर्निंग बेस्ड मॉडल, जो कि सेकंड पार्ट में देखेंगे। सो दिस वाज लाइक पार्ट 1 सिक्योरिटीज वैल्यूएशन डिविडेंड बेस्ड मॉडल्स। नेक्स्ट पार्ट विल बी ऑन द अर्निंग बेस्ड मॉडल, जहां पे इंपॉर्टेंट मॉडल्स है गॉर्डन्स मॉडल, वॉल्टर्स मॉडल, देन वी हैव सम सेक्शन ऑन, अभी शायद हाँ कैश फ्लो है, तो कैश फ्लो अलग से और उसके आगे वाले पार्ट में चेक करेंगे, बट यहाँ पे वी विल एंड आवर डिस्कशन फॉर विद द डिविडेंड मॉडल। ये खत्म करके ना पहले इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर बाद में अर्निंग वाले में जाना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।